नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज अपडेट लेकर हम आपको बताएंगे कि दिन भर की तमाम बड़ी खबरें कौन सी रही हैं और उस खबर में अपडेट क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो आज देश की सबसे बड़ी खबर है, और वो खबर है संसद से जुड़ी हुई, क्योंकि नई सरकार का नया सत्र और पहला दिन कैसा रहा है ये हम आपको बताएंगे। आज से नए सत्र की शुरुआत हुई। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई, उसके बाद सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। अंदर शपथ का कार्यक्रम चलता रहा तो बाहर हंगामा होता रहा। विपक्ष ने हंगामा किया। प्रोटेम स्पीकर की जिस तरह से नियुक्ति हुई उसको लेकर विपक्ष को ऐतराज है और इस ऐतराज पर संविधान की प्रति लेकर विपक्ष के तमाम सांसद लामबंद हुए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। फिर एक एक करके सांसदों ने शपथ लेने की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष ने नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। तो वहीं जब नितिन गडकरी ने शपथ ली तो सभी सांसदों ने मेज थपथपाकर खुशी जाहिर की। सत्र में आज मध्य प्रदेश से चुनाव जीतकर आए मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार, सावित्री ठाकुर, डीडी उइके और छत्तीसगढ़ से इकलौते मंत्री तोखन साहू ने शपथ ली। नई सरकार के गठन के बाद 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन अंदर सदस्य शपथ ले रहे थे और बाहर विपक्षी सांसद संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव नजर आए। साथ ही दूसरे सांसद जो विपक्षी गठबंधन में हैं, प्रोटेम स्पीकर पर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किए जाने के बाद प्रदर्शन करते रहे। विपक्ष का कहना था कि सरकार ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने उधर सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के बारे में बात की और 18 अंक कितना खास है इसके बारे में भी बताया। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है। इस बार विपक्ष की ताकत बढ़ चुकी है, लिहाजा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार ज्यादा बने हुए हैं। साथ ही विपक्ष ने भी विरोध करके अपनी ताकत का एहसास आज कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हां, तो सत्र का आगाज हो चुका है और हंगामेदार ये सत्र रहेगा, ऐसे पहले से ही माना जा रहा था। आइए अब जरा बताते हैं कि इस खबर में अपडेट क्या है, इस न्यूज में अपडेट क्या है। वो आप देखिए कि 10 दिन का ये सत्र है जिसे बुलाया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। 10 दिन तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 3 जुलाई तक। 8 बैठकें इस सत्र में होंगी, क्योंकि जो बैठकें हैं ये बेहद खास रहने वाली हैं। क्या कुछ होगा ये भी बताते हैं। आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ हो चुकी है, जैसा हमने आपको बताया है, और सांसद लगातार शपथ ले रहे हैं। सांसदों के शपथ लेने का कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा। 25 जून तक सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। ये इस सत्र की खास बातें आपको बता रहे हैं। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवारी को लेकर नाम सामने आ जाएगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र बुलाया गया है राज्यसभा का, और होगा ये कि उसी दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित भी करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदनों को संबोधित किया जाएगा। 28 जून को पीएम मंत्री परिषद का परिचय संसद से कराएंगे
और खास बात यह है कि 1 से 3 जुलाई के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे और उस वक्त क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ी खासियत होगी। और आइए अब बात करते हैं उस जिक्र का जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन पहुंचने के दौरान किया। बात हो रही है इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल की। कल ही के दिन 1975 में आपातकाल लगाया गया था और 50 बरस इस आपातकाल को पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी जिस तरह से थोपी गई पूरे देश में, उसका जिक्र आज भी होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 50 साल पहले लगा आपातकाल। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने देश में लागू रही इमरजेंसी। आपातकाल पर आर पार। 1975 में लगाए गए आपातकाल को कल 50 साल पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती है और कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। आज से सत्र की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में आपातकाल की तारीख पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र में काला धब्बा है। अब किसी की ताकत नहीं जो इमरजेंसी लगा सके। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इमरजेंसी पर हुए पीएम मोदी के हमले का जवाब देने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के विपक्ष पर तीखे हमले का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की नैतिक हार के बाद भी अहंकार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को 50 साल पुराना आपातकाल तो याद है, लेकिन अघोषित आपातकाल का पिछला दशक याद नहीं। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर इमरजेंसी को लेकर आर पार वाली सियासी आरोपों के बीच लोग उस आपातकाल को भी याद कर रहे हैं जो उस वक्त देश पर थोपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपातकाल को लेकर सियासी आर पार का दौर शुरू हो चुका है और कल जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती रही है। बढ़ेंगे आगे, बात आपके गाड़ी के फ्यूल से करते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट अगर कम हो जाए तो क्या कहने, और रेट अगर 20 रुपए तक कम हो जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन चर्चा शुरू कैसे हुई है? दरअसल पिछले कई समय से जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग होती रही है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। केंद्र सरकार चाहता है कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो इच्छा शक्ति रखते हैं, लेकिन सभी राज्यों को इसमें सहमत होना होगा, और अगर सब लोग सहमत हो गए तो आपके गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है। पेट्रोल डीजल को लंबे समय से जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी आ सकती है। The intent of this central government, even as the GST was implemented, was eventually sometime petrol and diesel can be brought into the GST. Then we didn't have to go and amend the law and everything else. The provision has already been made that it can be brought into GST. दरअसल पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वहीं राज्य सरकार के द्वारा वैट वसूला जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की लागत और डीलर कमीशन मिलाकर अंतिम कीमत आती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय कैसे होती हैं।
उदाहरण के लिए आप समझिए कि मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.46 रुपए है। इस पर 19.90 की एक्साइज ड्यूटी और 15.39 रुपए का वैट लगता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की लागत 20 पैसे और डीलर कमीशन की लागत 3.77 रुपए होती है। ऐसे में अंतिम कीमत 94.72 निकल कर आती है। वहीं दिल्ली में डीजल का बेस प्राइस 56.20 है। इस पर 15.80 एक्साइज ड्यूटी, 12.82 का वैट लगता है। बाद में ट्रांसपोर्टेशन की कीमत 22 पैसे और डीलर का कमीशन 2.58 लगता है। ऐसे में अंतिम कीमत 87.62 हो जाती है। दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55.46 है। इस पर 28% जीएसटी लगा दी जाए तो टैक्स 15.58 बनता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर के कमीशन को भी जोड़ दिया जाए तो अंतिम कीमत 75 रुपए बनती है। ऐसे में पेट्रोल लगभग 20 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है और इसी तरह डीजल की कीमत भी 74.79 तक हो जाएगी। लेकिन बीते समय में जीएसटी को लेकर विपक्ष का विरोध देखने को मिला है। साथ ही राज्यों के साथ वैट कम करने को लेकर भी सहमति बनाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन यदि इस फैसले को लेकर सही दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो इसका सीधा असर और राहत आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वित्त मंत्री तो तैयार हैं, लेकिन अगर सब कोई तैयार हो गया तो फिर क्या ही कहने। आइए जरा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में अगर पेट्रोल और डीजल से जीएसटी के दायरे में दोनों आ जाते कितना असर पड़ेगा। पेट्रोल के रेट मौजूदा दौर में या आज की कीमत हम आपको बता रहे हैं 106.57 है मध्य प्रदेश में। जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल आ गया तो 20 से 22 रुपए तक पेट्रोल के रेट कम हो सकते हैं। डीजल की अगर बात की जाए तो 91.94 डीजल के रेट है मध्य प्रदेश में इस वक्त। जीएसटी के दायरे में अगर आ गया तो 12 से 15 रुपए कम हो सकते हैं जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल डीजल में। अब जरा छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत छत्तीसगढ़ में 106.57 है। जीएसटी के दायरे में अगर आ गया तो 20 से 22 रुपए यहां कम हो सकते हैं। अंदाजा लगाइए कि आपके जेब में कितनी राहत पहुंचेगी। डीजल के रेट 91.94 है छत्तीसगढ़ में और अगर जीएसटी के दायरे में डीजल आ जाता है तो यहां पर भी 12 से 15 रुपए की कटौती हो सकती है। तो ये तभी संभव है जब राज्य इस पर सहमत होंगे, जब वो एग्री होंगे कि हां अब हम जीएसटी में पेट्रोल डीजल को ला सकते हैं। लेकिन आपको बता दें इसकी संभावना कम ही नजर आती है क्योंकि 2017 से जीएसटी तो लागू हो गया लेकिन जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए कवायदें जो की गई वो नाकाफी साबित हुई क्योंकि बड़ा राजस्व यहीं से राज्य सरकारों को जाता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नीट की, क्योंकि नीट को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और नीट यूजी के मामले के बाद परिणाम सामने आए हैं। लगातार सड़क पर संग्राम चल रहा है और सड़क पर संग्राम इस कदर है कि लगातार हंगामा बढ़ रहा है। सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है और सड़क पर तमाम कार्यकर्ता। एनएसयूआई ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया है। संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध नीट पेपर लीक मामले में एनटीए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया गया। इसमें एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी के साथ संगठन से जुड़े हुए तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे। लोकसभा सत्र में भी नीट पेपर लीक मामले की गूंज सुनाई दी और नीट के नारे संसद के अंदर लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए संसद के बाहर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की। छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते रहे। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कुल मिलाकर नीट पर संसद से लेकर सड़क पर संग्राम लगातार जारी है। डिमांड है कि फिर से नीट का एग्जाम को दोबारा से लिया जाए क्योंकि 24 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है। सिर्फ इसमें 24 लाख बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके साथ उसके अभिभावक इन्वॉल्व है और जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उसके साथ भी उनके ऊपर भी एक असर पड़ा है कि आज हम तैयारी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पैसे लेकर सर्टिफिकेट बिक्री किया जा रहा है और डॉक्टर बनाया जाता है। इससे आने वाले फ्यूचर के ऊपर असर पड़ेगा और जो हमारे भविष्य के जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं दोबारा से नीट का एग्जाम लिया जाए। तो एनएसयूआई ये बात कह रही है कि वो चाहती है कि दोबारा से नीट का पेपर कराया जाए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस सत्र में मोहन सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। माना यह जा रहा है कि ये बजट 3.5 लाख करोड़ का होने वाला है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जनहितकारी बजट लेकर आएगी तो उधर विपक्ष ने भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। एक तरफ बजट को लेकर सरकार तैयार है तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी।
ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। बजट की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वो बेहतर और जनहितकारी होगा। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे। अभी तो कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। इधर मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी पूरी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस नर्सिंग घोटाला, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। सुनीता सिजू को रजिस्ट्रार नर्सिंग की उनको बर्खास्त किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इन पे ये बड़े मगरमच्छ है। मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन मुद्दों को उठाने का इशारा पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने नर्सिंग घोटाला मामले में सोशल मीडिया पर जनता से आह्वान किया कि जनता उन्हें मुद्दे और जानकारियां भेजे ताकि मुद्दों को कांग्रेस सार्थक तरीके से विधानसभा में उठा सके। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग चाहती है इस सरकार के चेहरे को उजागर करने के लिए, आम जनता का सहयोग चाहती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने टोल नंबर संदर्भ में जारी किया, उसका उपयोग करो, साक्ष्य भेजो, जानकारियां भेजो। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको 1 जुलाई से देखने को मिलेगा। लेकिन मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है, वो देख लेते हैं। किन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी? देखिए, नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस इसको उठाने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसको लेकर तैयारी चल रही है। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेर सकती है, इसको लेकर अपनी बात रख सकती है। आगे की लाइन चलाइए। इन मुद्दे को लेकर जिक्र हो रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा, ये भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी की है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति, क्योंकि लगातार कर्ज बढ़ रहा है मध्य प्रदेश पर, इसको लेकर मुद्दा है। महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा, कांग्रेस इस मुद्दे को भी उठा सकती है, जिसकी संभावना है। सीहोर के आष्टा में एथन क्रैकर परियोजना का विरोध जो किया जा रहा है, इसको लेकर भी कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर सकती है और सत्र के दौरान आपको हंगामा देखने को मिल सकता है। आज वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है, जिसको लेकर जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की वीरता की बात तो की ही, साथ ही उन्हें लेकर कई घोषणाएं भी की हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। चंदेलों की बेटी
वर्ष मनाया जा रहा है। इतिहास में 500 वर्ष पहले एक ऐसी साम्राज्ञी हमारी वीरांगना भारत की सुपुत्री पैदा हुई जिसने न केवल भारत का मान बढ़ाया बल्कि इस गोंडवाना राज्य के नाम की भी 4 चांद लगा करके इतिहास में वो अमर हो गई। 16 साल के शासन काल में जिनके शासन के माध्यम से आज भी जन जन में वो लोगों के हृदय के अंदर अपना स्थान रखती है, जिनकी रचनाएं आधार ताल, संग्राम सहताल, ऐसे कई रचनाएं आज भी विश्व के लिए लोगों के खोज का विषय है। मैं ऐसी रानी के बलिदान दिवस पर आज आकर धन्य हूँ। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी शहादत को याद किया, साथ ही वीरांगना की वीरगाथा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की शहादत पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। वहीं जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में इन्हीं के नाम पर पहली कैबिनेट की बैठक भी जबलपुर में आयोजित की गई थी। गोंडवाना साम्राज्य में जितने भी जल स्रोत हैं वो रानी दुर्गावती ने ही बनाए हैं। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा कि पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज तो उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने ये प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य प्रदेश सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है और गोंड रानी दुर्गावती के जरिए सभी सियासी दल हर बार आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर एक बड़े आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वीरांगना दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई घोषणाएं की हैं। आइए जरा जान लेते हैं वीरांगना दुर्गावती ऐतिहासिक उनका सफर रहा। कौन थी वो? जन्म उनका हुआ था 1524 में। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है। उनका राज्य में गोंडवाना था, गोंडवाना में उनका राज था और कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी वीरांगना दुर्गावती। दलपत शाह से उनका विवाह हुआ था, जिनका बलिदान दिवस लोग याद कर रहे हैं उन्हें। विवाह के 4 साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, शायद आपको पता भी ना हो। रानी दुर्गावती ने खुद संभाला फिर पूरा शासन और जो उन्होंने मेहनत की, 24 जून 1964 को बलिदान दे दिया। और सबसे बड़ी बात है, माफ कीजिएगा यहाँ पर आंकड़ा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उन्होंने जो बलिदान दिया आज पूरा देश उन्हें याद करता है और वो देश की विरासत है, ऐतिहासिक क्षण है। और रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के सरकार के सबसे प्रमुख चेहरे यानी कि मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया, उन्हें नमन भी किया और साथ ही साथ कई सारी घोषणाओं का ऐलान किया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि संगठन में बदलाव के जो संकेत दिख रहे हैं उससे कांग्रेस के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हार लगातार हुई है, 6 महीने में 2 बार हार हुई है और हार इस कदर हुई कि विधानसभा चुनाव में सरकार हाथ से चली गई और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली, 10 की 10 सीटें हार गए। अब लिहाजा इन संगठन में जो स्थितियां रही हैं, क्या वो सही थी, किसकी वजह से हारे हैं, ये समीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की समीक्षा होगी, इस रिपोर्ट को आप देखिए। विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस को मिली करारी हार। हार के बाद पार्टी करने जा रही समीक्षा। कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। छत्तीसगढ़ में मिली हार की करेगी समीक्षा। समीक्षा के बाद पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी हार गई और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा। इसीलिए एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया है और छत्तीसगढ़ में समीक्षा की चाबी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के हाथों में सौंपी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करना शुरू करेगी। समीक्षा के बाद पार्टी में कई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। समीक्षा के बहाने कांग्रेस एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी ढूंढ सकती है।
इस मामले में बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। अब कमेटी गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा कर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। कांग्रेस में हार या जीत की समीक्षा हो, इसके पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी जब पार्टी समीक्षा करती है तो किस किस पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस किस पर गाज गिरती है, लेकिन उससे पहले समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास आधार नहीं होगा तब तक आप किस पर एक्शन ले लेंगे। अब जरा ये देख लेते हैं कि कांग्रेस को समीक्षा आखिर क्यों करनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव में हार मिली कांग्रेस को, सरकार चली गई जिसकी उम्मीद ज्यादा थी कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जनता ने नकार दिया। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीत पाई कांग्रेस, सिर्फ एक सीट, 11 में से एक सीट जीती, वो भी कोरबा। चुनाव के दौरान सक्रिय नहीं दिखी कांग्रेस, वो एक्टिविटी जो दिखनी चाहिए थी कांग्रेस की वो चुनाव के दौरान दिखी नहीं। दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए, तमाम दिग्गज नेता, कवासी लखमा जैसे तमाम दिग्गज नेता, भूपेश बघेल जैसे, ये अपनी सीटें नहीं बचा पाए। नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस को जहां उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, और उसका असर यह हुआ कि अब समीक्षा की जा रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुई। बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से विधायक थे, अब वो सांसद बन गए, मंत्री भी थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं, कई बड़े नेता इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं दोनों ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जीत के दावों पर रणनीति बनाई जा रही है। खास बात यह है कि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर शिव कुमार डहरिया लगातार उन पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर कैंडिडेट घोषित करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल के साथ गलत हुआ, वो दुखी हैं, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, ये उनका कहना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली होने के बाद दावेदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में फहरिस्त लंबी है, वहीं दोनों ओर से जीत के दावे भी हो रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। 34 साल से बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। 4 बार रायपुर से विधायक रहे। 2008 में परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण बृजमोहन का गढ़ बन गया था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल का दायरा बढ़ाते हुए रायपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़वाया था और बृजमोहन लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई, जिसे जीतने के दावे किए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस की जीत के लिए बृजमोहन अग्रवाल से सलाह लेने की बात भी की जा रही है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा, बृजमोहन के दुखी होने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जरूर अच्छा उम्मीदवार वहाँ उतारेंगे और बृजमोहन अग्रवाल से भी पूछेंगे कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। नहीं, हमारे मित्र हैं, मित्रवत तो पूछ ही सकते हैं। अब वो बेचारे खुद दुखी हैं, वो तो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे और मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ ले जाके पेपर टाइप करके उनको सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया गया और 1 दिन तक उसको दबा के रखा गया। तो बृजमोहन अग्रवाल जी भारी दुखी हैं और केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसके जैसा वरिष्ठ आदमी जो 9 बार विधायक रहा है, वरिष्ठ नेता है। जितने बाकी आज भाजपा में जो नेता हैं उनसे सबसे वरिष्ठ तो बृजमोहन अग्रवाल है, लेकिन उनकी पूछ परख कहीं नहीं हो रही है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि दक्षिण विधानसभा का चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे। बृजमोहन अग्रवाल पार्टी के सीनियर लीडर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर है। देखिए, शिव कुमार डहरिया जी को आरंग की जनता ने रास्ता दिखाया, जांजगीर की जनता ने उन्हें रास्ता दिखा दिया है
और दक्षिण विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनका मार्गदर्शन पूरी पार्टी को आने वाले समय में भी उतनी ही मजबूती से मिलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी हो गया है। माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और चुनावी राजनीति का पारा एक बार फिर गर्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस पूरे बयान में खास बात यह है कि शिव कुमार डहरिया कह रहे हैं कि अब बृजमोहन अग्रवाल से पूछकर टिकट देंगे। तो आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल जो दूसरे पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं और अब सांसद हैं रायपुर के, लेकिन भरोसा बृजमोहन अग्रवाल पर ज्यादा है। इसके पीछे भी एक राजनीति है जिसे आपको डिकोड करनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे। राजधानी भोपाल में आज छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात हुई, जहां दोनों ही नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। इस दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं ने संघर्ष के पुराने दिनों को याद किया, साथ ही साथ काफी यादें भी साझा हुई हैं। इस दौरान क्या कुछ और हुआ है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस से आज एक तस्वीर सामने आई, जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने डिप्टी सीएम अरुण साव का स्वागत कर एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से भी मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना संबंध है और आज सभी से मुलाकात कर उस समय को याद किया है। माननीय हमारे यशस्वी पूर्व संगठन मंत्री, वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्री शालिग्राम जी तोमर के साथ में काम किए हुए सारे मित्रों का आज मैंने अपने हाउस में मुख्यमंत्री निवास में स्वागत किया है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साव जी आज आए हैं, उनके साथ सारे मित्रगण आए हैं। ये हमारा अपना संयुक्त मध्य प्रदेश का पुराना समय है जिसको हमने स्मरण भी किया है और ये संबंध जीवन भर रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव से 90 के दशक से संबंध है, हम लोग पुराने साथी हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ने नक्सल समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराया। सब ये 90 के दशक विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग हैं और बहुत आनंद आया सबसे मिलकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ मिलकर। और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबका सम्मान किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो अटूट संबंध है और हम कार्यकर्ताओं का उसी तरह से अटूट संबंध है, बहुत आनंद आया। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के साथ नक्सलवाद को लेकर भी बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड का भोपाल से कनेक्शन सामने आया है। पर्चे भोपाल की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत आधा दर्जन लोगों को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। जांच में बिलखरिया भोपाल के रहने वाले सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। सुनील प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी को मिलाकर प्रिंटिंग प्रेस से आउट कराया गया था। वहीं इसको लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 40 एग्जाम मध्य प्रदेश में हुए, भर्तियों की अलग या पीएससी की एग्जाम्स की इस तरह की गतिविधियां अगर कहीं से प्रारंभ हुई तो वो मध्य प्रदेश ही है। बार बार जो एबीवीपी के और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले लोगों को इस तरह के ठेके, जिम्मेवारियां या पदों पे बिठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इस तरह का क्राइम करने में भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उस समय हड़कंप मच गया जब गौवंश के कटे सिर को लोगों को मिली। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मामले को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुर्ग जिले में देर रात को गौवंश पर हुए हमले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया।
हिंदू युवा मंच और राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दुर्ग केंद्र मार्केट से इकट्ठा होकर कलेक्टर परिसर तक पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए दुर्ग पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बोला जाता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया जहाँ का स्टैंडर्ड कोड है वहाँ पर वहाँ की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास कुत्सित तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और कल जब गाय के बछड़े का सिर मिला, उस बछड़े के सर को लेकर पुलिस ने भी बरामद नहीं किया, उसको बरामद हिंदू संगठन के लोगों ने किया। वो बेचारे लेकर जब वहाँ पर गए, हिंदू समाज के बहुत सारे लोग कल शाम को गए, तो पुलिस ने अभी तक गौ माता के हत्यारे को पकड़ा क्या? लेकिन गौ माता के हत्यारों को पकड़ा नहीं, किंतु जो गौ माता के लिए न्याय मांगने गए व्यथित हिंदू समाज था, उस व्यथित हिंदू समाज को डंडों से पीटा है, एक बार नहीं 2 बार। वहीं भिलाई एएसपी सुखनंदन राठौर का कहना है कि मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज और बछड़े के सिर को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया है, जिसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जांच चल रही है। जो प्रथम दृष्टि आया है, जो सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, उसके आधार पर वहां से एक कुत्ता उस बछड़े के सिर को ले जाते हुए स्पष्ट दिख रहा है। कुछ लोग भी मिले हैं हमें गवाह के रूप में, जिन्होंने उनको देखा है कुत्ते को ले जाते हुए, वो भी अपनी बयान दे रहे हैं। लेकिन वो कहां से आया, कैसे आया, ये जांच का विषय है, उस पर हम जांच कर रहे हैं। एफएसएल की टीम हमारी जांच कर रही है। दरअसल दुर्ग के गया नगर इलाके में बछड़े का कटा हुआ सिर मिला था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी और जबलपुर में भी गौवंश पर हमले का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि गौवंश पर हो रहे हमले को लेकर शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है। दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्व निरीक्षक और पटवारी को बनाया गया है बंधक बनाकर दोनों के साथ मारपीट की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। और सिर्फ बंधक ही नहीं बनाया गया, बल्कि मारपीट भी की गई है। बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम ग्राम जतरथी की घटना है। भितरवार थाना क्षेत्र का मामला है। आरआई पटवारी पुलिस थाना भितरवार पहुंच गए हैं। सीमांकन के दौरान आरआई अंकित शर्मा और पटवारी अजमेर सिंह से बंधक बनाकर मारपीट की गई। तस्वीर भी सामने आई है। मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कुशवाहा और गुर्जर समाज की जमीन के बीच नामांकन चल रहा था, इसके बाद ये हंगामा हुआ। इंदौर से खबर है, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडीदीप में रिश्तेदार के यहां छुपे हुए थे दोनों ही आरोपी। हत्या के पीछे सियासी रंजिश की बात सामने आई है। वर्चस्व जमाने के लिए बीजेपी नेता की हत्या की गई। हत्या के पीछे कई किरदार की भूमिका भी सामने आ सकती है, कई किरदारों की भूमिका सामने आ सकती है। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मंडीदीप में छुपकर बैठे हुए थे। भोपाल में आईएसबीटी के बाहर जो हम लोगों ने अलग अलग पूछताछ की थी, तो ये जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर उन दोनों को पकड़ लिया गया। वहाँ पर उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है। फिर तलाशी ली गई उनकी, उससे पिस्टल भी बरामद हुई है। और उनको फिर लेकर के अभी यहाँ इंदौर आए हैं। उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। घटना में और कौन शामिल था या उनके पीछे कोई और योजना कैसे बनाई गई, इस बारे में हम पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड लेकर के हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 10वीं मंजिल से कूदकर युवती ने खुदकुशी कर ली है। टीसीएस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी मृतका सुरभि जैन। आत्महत्या का कारण फिलहाल अज्ञात है। माना ही जा रहा है, जो शुरुआती जांच हुई है उसमें कि मानसिक बीमारी से जूझ रही थी मृतका सुरभि। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 10वीं मंजिल यहीं से कूदकर सुसाइड किया गया है। 38 साल की सुरभि का
डिवोर्स भी हो चुका है। कल शाम से पिता की डांट से नाराज थी, ये जानकारी सामने आई है और हो सकता है कि इन्हीं सारे कारणों के चलते कदम उठाया गया हो, लेकिन फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अफसरों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सुधर जाइए, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो नीति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार घूस लेते पकड़े गए एसडीएम की गिरफ्तारी पर उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आम लोगों को परेशान करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर जनजातीय गौरव समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसको सख्त से सख्त सजा देंगे। खबर सूरजपुर से है, जहां का चारपारा मोहल्ला आधुनिक युग में लोग बिजली के बिना जीवन काटने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन से बिजली की व्यवस्था की गुहार तो लगाई, परंतु कोई नतीजा सामने नहीं आया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हम लोग अंधेरा में जी रहे हैं, बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती, जो कि माटी तेल भी मिल रहा था, वो भी नहीं मिलता है। एक तरफ जहां डिजिटल युग में हर गांव कस्बे में बिजली पहुंचाने की बात कही जा रही है, वहीं सूरजपुर जिला मुख्यालय में महज 30 किलोमीटर दूरी पर 50 से ज्यादा परिवार अंधेरे में जिंदगी काट रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी लोग लालटेन के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि इस गांव के बच्चे बिजली की अव्यवस्था के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली की समस्या के कारण किसान आधुनिक तरीके से खेती भी नहीं कर पा रहा है। उनका कहना कि मन गाँव में ना लाइट है ना बत्ती है, हमारे यहाँ अपन बेटी के दे दे, अपन उनके गांव में भाई लाइट बत्ती हर कुछ है, हमारे गांव में कुछ नहीं है, तो नहीं दे नहीं करें कहूँ का आदमी ऐसा रात के समय न लाइट न बत्ती, अंधार में टारच उरच। आजकल दुकान उकान भी नज़दीक, बाजार भी तो है थोड़ा बहुत दूर में है, तब क्या करें टारच के भरोसे। वो बत्ती भी है तो बहुत महंगा है, 5 रुपये में एक ठे खरीद के लानी तो कई दिन चलिए, 10-15 मिनट में तो एक ठे खत्म, तो कितना रोजी 5 रुपये लगाई 10 रुपये। बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती, जो कि माटी तेल भी मिल रहा था, वो भी नहीं मिलता है। आपको बता दें, बिजली की समस्या पारिवारिक जीवन में भी देखी जा सकती है। आलम यह है कि बिजली के अभाव के कारण कोई भी इस गांव में शादी ब्याह नहीं करना चाहता। बिना विद्युत के जीवन बसर करने वाले इन परिवार वालों की जिंदगी देखकर बाहर के लोग गांव की बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। इन समस्याओं को लेकर जब जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया तो आश्वासन के अलावा ज्यादा कुछ खास नहीं मिला। रिपोर्ट की माने तो शासन प्रशासन के बड़े बड़े दावे फाइलों में ही सिमटे रह जाते हैं। विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावा तक ही सीमित रह जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। ये करीब करीब हमारे पास 752 बसाहट का था, जहां ऐसा गांव जो विद्युतीकृत हैं पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुंचा है। तो इस ऐसे सभी गांवों का हमने प्रपोजल तैयार करके, सर्वे वगैरह करके, प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं सर। अप्रूवल सैंक्शन पश्चात वो काम वहाँ पे हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिजली यहां पहुंचनी चाहिए और बिजली के बिना सब सूना है, आप तो ये अब महसूस खुद ही कर चुके हैं। अगली खबर उज्जैन से है, जहां पर 14 विद्या और 64 कलाओं की शिक्षा देने वाला वैश्विक गुरुकुल खुलने जा रहा है। ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन प्रशिक्षण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व एवं संस्कृति संचालनालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आज हमारा सनातन जो उज्जैन अवंतिका नगरी से आज भारत के चरम पर लहरा रहा है, वैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं का आशीर्वाद स्वरूप आज मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने एक भाषा जो उन्होंने बोला है कि राम वन पदगमन बनेगा, साथ ही कृष्ण वन पदगमन बनेगा। इससे हमारे आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो शैक्षणिक स्तर पर उनको शिक्षा के बुक्स में शामिल किया जाएगा। तथाकथित जो कथावाचक लोग हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं कि इस प्रकार का ऐसा नहीं है, तो हमारे जो आज के होनहार बच्चे जो आज भविष्य में जब उस चीज़ को पढ़ेंगे तो वो भी राम और कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से जान सकेंगे। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।